प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। तीर्थों का राजा है ये प्रयागराज, और ये त्रिवेणी के संगम पे बसा है। अब आप इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज के हैं, तो आपको बताना ही क्या है। पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मीन लग्न की कुंडली है, जहां लग्न में ही शनि गंभीर बना रहे हैं केतु के साथ। द्वितीय भाव के स्वामी मंगल चतुर्थ स्थान में शुक्र के साथ बैठे हैं। द्वितीय स्थान के बाद तीसरे स्थान में उच्च के चंद्रमा पंचमेश होकर के, और पंचम भाव में नौकरी भाव के स्वामी बैठ गए। सूर्य वहां पे बैठे हैं 21 अंश 37 कला के, ये बहुत ही गंभीर बात होगी। शनि बैठे हैं 13 अंश 15 कला के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में। केतु उत्तरा भाद्रपद में शनि के नक्षत्र में 15 अंश के, और लग्न का मान 29 अंश का है। तो ये थोड़ा समझदारी से इस पे अध्ययन करेंगे। इसके बाद जानेंगे मंगल और शुक्र की स्थिति जन्म कुंडली के चौथे भाव में मिथुन राशि में, उसका क्या परिणाम होगा। पंचम स्थान में अकेले सूर्य कर्क राशि में 21 अंश के, मैंने बताया। आश्लेषा नक्षत्र में, चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं। बुधदेव जन्म कुंडली के छठे स्थान में बैठे हैं, चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 15 अंश 22 कला पे, जबकि राहु देव सप्तम भाव में बैठ करके कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं हस्त नक्षत्र में 15 अंश पे, और देवगुरु बृहस्पति 15 अंश के साथ वक्री हुए हैं। ये इनकी कुंडली के ग्रह हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सप्तम स्थान के बाद कोई भी ग्रह नहीं बैठा है सिवाय गुरु को छोड़ करके। सप्तम स्थान भी खाली ही है, क्योंकि ये कन्या राशि की तरह यहाँ पे राहु परिणाम करेंगे। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 भाव जो हैं वो ग्रह से भरे हैं, और 6 भाव ग्रह से खाली हैं। मतलब ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, यहाँ भी, यहाँ भी। 1 2 3 4 5 6 भाव भरे हैं, 6 भाव खाली हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। नवांश कुंडली बता देता हूँ। यहाँ भी मीन लग्न, यहाँ भी मीन लग्न। यहाँ चंद्रमा मिथुन में, वृष में, यहाँ चंद्रमा लग्न में। यहाँ राहु पराक्रमी, गुरु बुध विवाह का सुख बढ़िया, शनिदेव उच्च के बहुत अच्छी स्थिति, शुक्र और केतु बहुत सुंदर लाभ, सूर्य एकादशवें भाव में, यहाँ कर्क राशि में, यहाँ मकर राशि में, यहाँ कर्क में, यहाँ मकर में। इसका अर्थ है कि लाभ भाव से हमेशा ही सूर्य का संबंध बन रहा है। यहाँ भी बन रहा था, यहाँ भी बन रहा है। जबकि दशमांशा चक्र में सिंह का दशमांशा बनता है, जो इस लग्न की कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं। यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं अपने मित्र के साथ, लेकिन नीच के होकर के। गुरुदेव यहाँ वृष राशि में, बुधदेव यहाँ मकर राशि में, शनि और चंद्रमा मीन राशि में, जबकि राहु सूर्य और मंगल तुला राशि में। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। अब आपका परिचय जातक की कुंडली के पंचांग से करा देता हूँ। आइए सबसे पहले बात करते हैं। जातक का जन्म होता है श्रावण माह में। श्रावण माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें अक्वायर करना चाहते हैं। जमीन हो, जायदाद हो, धन हो, संपत्ति हो। उसके बाद वर्षा ऋतु श्रावण में होते ही है, मतलब दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, और अपने जीवन के प्रति व्यक्ति बहुत तीव्र गति से विकास करने का पक्षधर होता है। ऐसा मतलब वो चाहता है कि वो बहुत सारी चीजें प्राप्त करे। जैसे कि मैंने पूर्व में ही कहा था, कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि दिन बुधवार को जन्मे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये शुभ वार है, और इसके अधिपति बुधदेव होते हैं, जो जन्म कुंडली में नौकरी भाव में बैठे हैं, चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के, गुरु से दृष्ट हैं, चंद्रमा से केंद्र में, किसी पापक ग्रह से प्रभावित नहीं है। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए बुधदेव ठीक बैठे हैं। यहाँ व्यक्ति ब्राह्मणों को दान देने वाला और अपने घर में पूजा पाठ करने वाला भी होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं, इस वजह से संततिवान होंगे। पर यहीं पे नहीं तो कई बार आगे चीजें भूल जाती हैं। यहाँ पंचम भाव के अधिपति उच्च के हैं, गुरु से शकट योग में बना रहे हैं पंचमेश। पंचम के कारक से, जो पंचम के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति से, पंचम के अधिपति छठे आठवें के संबंध में हैं, और पंचम भाव में रोग भाव का अधिपति बैठा है,
उनके ठीक पीछे शुक्र मंगल बैठे हैं, पंचम भाव पे केतु की दृष्टि है। तो ये 25 से 30% संतान उत्पत्ति में बाधाएं देने वाली स्थिति बन जाएगी और कई बार व्यक्ति को यश मान पद प्रतिष्ठा और बुद्धि विद्या विवेक इसमें कई बार कमजोरी देखने को मिलेगी। वो कब होगा ज्यादा? तो इन्हीं सभी दशाओं में, जब सूर्य, केतु, राहु, चंद्रमा, गुरु ये सब एक साथ जब एक्टिव होंगे ना, तो ऐसी परेशानी देखने को मिलेगी। बाकी वैसे कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा पापक हो जाते हैं, इस कारण से व्यक्ति को कई बार सरकारी नौकरी में दिक्कत होती है। हालांकि यहाँ पे सरकारी नौकरी का बहुत प्रबल योग लगा हुआ है। अगर ये मंगल यहाँ के अधिपति होकर के यहाँ न बैठ करके, यहाँ न बैठ करके यहाँ बैठ जाते, या यहाँ बैठ जाते, या यहाँ बैठ जाते, या यहीं बैठ जाते, तो और भी ज्यादा ये प्रबल सरकारी नौकरी का योग बन जाता। गुरु, मंगल और शनि का संबंध दशम स्थान से बनने के कारण, चतुर्थ स्थान के अधिपति का संबंध छठे भाव से गुरु से दृष्ट होने के कारण 75, 80, 85% तक जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग लगेगा। और दूसरा, जन्म कुंडली में छठवें भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, इसका डिस्पोजिटर प्लेनेट उच्च का है, केतु की दृष्टि पंचम भाव पे है जो कि छठे भाव के स्वामी हैं, तो व्यक्ति को नेत्रों से संबंधित समस्या और पेट से संबंधित समस्या भी हो सकती है। साथ ही साथ व्यक्ति, अब यहाँ पे एक सिद्धांत लगेगा कि जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी जब कभी भी राहु और केतु से दृष्ट हो जाते हैं और जन्म कुंडली के लग्नेश अगर मंगल से दृष्ट हों, तो व्यक्ति स्वयं अगर स्वस्थ है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे या उसके पिता बीमार पड़ते रहते हैं। ये कब होंगे? जब मंगल और केतु की दशा एक्टिव होगी तब। ये बहुत गहरा विषय है, इसको समझना होगा। उसके बाद कृतिका नक्षत्र के जातकों को मैं बोल रहा था, पता नहीं ये मौसम ऐसा है या क्या है, मुझे इतनी उबासी आ रही है। तो दो कारणों से होता है, एक आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और दूसरा शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। और शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है क्योंकि बोल रहा हूँ, और कितना बोल रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, पर ये शायद मौसम ही ऐसा है बार बार उबासी आ जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि कृतिका नक्षत्र, तो ये सूर्य देव का नक्षत्र है और इसके जो स्वामी देवता हैं वो अग्निदेव हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को ओम अग्नये नमः इस मंत्र का जप निरंतर करना चाहिए और अगर हो सके तो चिरचीटे की जड़ अपने गले में रविवार के दिन धारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दें, गौशाला को दान दें, माता और पिता को उनकी आज्ञा का पालन करें। इसके अतिरिक्त पीपल के वृक्ष के पास जाकर के परिक्रमा करें शनिवार को, और अगर संभव हो सके तो उसी के नीचे बैठ करके ओम अग्नये नमः इस मंत्र का जप करें। ध्रुव योग ये बहुत अच्छा है और इसमें जन्मा जातक ध्रुव की भांति, जो जैसे ध्रुव भक्त प्रहलाद और ध्रुव हुए ना, तो ध्रुव की भांति सत्य बोलने वाला और जो चीज ठान ले उसको पूरा करने वाला होता है। गरकर्ण, वैश्यवर्ण और राक्षसगण, वैश्यवर्ण और राक्षसगण में तामसिक और राजसिक प्रभावों की वृद्धि होती देखी जा रही है। इस कारण व्यक्ति को इस प्रभाव से उठा करके अपने आप को और सात्विक प्रवृत्ति की तरफ लेके जाने की आवश्यकता है, जहां आपके पास कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई मात्सर्य नहीं है, कोई आलस्य नहीं है, कोई प्रमाद नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, कोई द्वेष भाव नहीं है। ऐसा बनाना होगा, नहीं तो कई बार दुनिया भर की समस्याओं को और दुनिया भर के लोगों को देख करके व्यक्ति का मन जलता रहता है। वैसे अगर मैं मन की परिभाषा बता दूं तो आपकी कुंडली में आपका मन जो चंद्रमा है वो बहुत अच्छा है। हाँ, वो चंद्रमा गुरु से षडाष्टक सकट योग में चले जाते हैं तो कई बार व्यक्ति के सकारात्मक भावों की कमजोरी कर देते हैं या उसको मेहनत करने पर विवश कर देते हैं। इसमें और भी दो चीजें जो कमजोर आती हैं। एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में ध्यान से जब देखेंगे तो कहाँ बैठे हैं? लग्न में बैठे हैं। एकादशेश लग्न में गुरु स्वग्रही लग्नेश होकर के बुध पंचमेश, बुध जो है वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के छठे भाव में चले गए। तो एकादशेश लग्न में, चतुर्थेश छठे में, ये जो दो स्थिति बन रही है ये जातक के जीवन की महत्वाकांक्षा को वृद्धि में ले जाने वाली बन रही है। और चूंकि ये द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली है, 3, 6, 9, 12 ये जो राशियां हैं ये द्विस्वाभाविक राशियां हैं। और मीन राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति होते हैं। मीन राशि के लोग रिक्शा करेंगे अपने पैसे से, खुद पैदल चलेंगे और रिक्शे पे किसी दूसरे को बिठाएंगे।
और बाद में ये कहेंगे लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, मैंने लोगों की हमेशा मदद की है, पर मेरी आवश्यकता पड़ने पर आज तक कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। तो मीन लग्न के जो नर होते हैं वो थोड़े बहुत ऐसे दुखी होते हैं। उनमें थोड़ा सा, या ये कह सकते हैं कि उनकी दार्शनिकता बड़ी ऊंची होती है, जहाँ किसी से कभी भी उनका कोई मतभेद नहीं होता है। वो दार्शनिक चिंतन करने वाले, भगवान के भक्त, ठाकुर जी के उपासक, नियमित दिनचर्या का पालन करने वाले, बहुत ऊंची मानसिकता और महत्वाकांक्षा नहीं होती, पर यहाँ एकादशेष लग्न में बैठे हैं, इस वजह से थोड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी बात है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ इस कुंडली के लिए राहु मारक भी बन रहे हैं और बाधक भी बन रहे हैं। मारक इसलिए क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं, और बाधक इसलिए क्योंकि सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। सप्तम भाव में बैठे हैं और ये द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली है, द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे राहुदेव बाधक और मारक दोनों ही होंगे। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी जातक के ऊपर से राहु की दशा चलेगी, वो जातक अपने जीवन में व्यापार से, दाम्पत्य से, दिनचर्या से, पड़ोसियों से, पिता के कारोबार से, पिता के तरफ से रोड़ा अटकेगा, काम में बाधाएं होंगी और कई बार उसके व्यापार को मारने की पूरी कोशिश करेगा। इसका अर्थ होगा कि राहु की दशा जब कभी भी अभी भी चल रही है, हमें गणेश जी के संकटनाशक गणेश स्तोत्र, गणपति अथर्वशीर्ष आदि का पाठ करना चाहिए। नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन करना चाहिए, मंदिर धोना चाहिए, सूर्यार्घ देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा उलूल जुलूल के चक्कर में ना पड़ के अपने आप को फ्रेश माइंड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अभी आपके ग्रह आपके सपोर्ट में हैं, आपके सपोर्ट में लोग नहीं हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके ग्रह आपके सपोर्ट में हैं, लोग आपके सपोर्ट में नहीं हैं। तो आपको जो ये यात्रा तय करनी है और पूरी जो राहु में शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि की दशाएं बितानी है, ये सब अपने बल पे बितानी है। इसमें आपको किसी का सहयोग मिल जाए तो एक अलग सामान्य चमत्कार हो जाएगा, लेकिन वैसे अभी आपके बड़े पिता, बड़ी माता, माता पिता, भाई बहन, ये सब थोड़े से विरुद्ध जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये दशा बीत रही है, उनके निकट आने का काल भी आता जा रहा है। मतलब गुरु की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी रहेगी और व्यक्ति सदैव स्वाभिमान से युक्त होता हुआ जीवन जीता है, उसको बहुत ज्यादा किसी से लेना देना नहीं रहता। और निश्चित रूप से अगर देखें तो ये वृष राशि की कुंडली है, राशि के अधिपति जन्म कुंडली में दिग्बली होकर बैठे हैं। इस कारण से भी जातक बहुत ही शांत और स्थिर मानसिकता का होना चाहिए। ये आपकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें मैंने वैश्य वर्ण कहा था और राक्षस गण कहा था। इसके कारण व्यक्ति में राजसिक प्रभावों की वृद्धि होती है, एक संततिवान व्यक्ति होता है, लेकिन फिर भी हमें संतति 2 से 3 निश्चित रूप से पैदा करने की आवश्यकता होती है। हमारा खानदान बढ़े, हमारे धर्म की सुरक्षा हो, हमारे संतान, हमारी जो संतति है वो एक साधु बने, एक देश सेवा के लिए बने और एक हमारी सेवा के लिए बने। ये भाव तो कम से कम होना चाहिए। नहीं तो ऐसे अगर आप एक संतति पर टिक करके रह जाएंगे तो याद रखिए, एक तो संख्या आपकी वैसे ही दिन प्रतिदिन कम हो रही है और भी कम हो जाएगी, फिर आपका योगदान सनातन धर्म को बचाने में कैसा रहेगा। इस वजह से निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को, जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म से आता है, उसको निश्चित रूप से अपनी संतति बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा धर्म विशाल हो, क्योंकि आने वाली संतति कैसी हो जाएगी कोई नहीं जानता, कैसी हो जाएगी कोई नहीं जानता। वो धर्म का धुरंधर रक्षक हो सकता है और आपके धर्म की सुरक्षा वो कर सकता है। इस वजह से हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हम कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, स्कूल कैसे भेजेंगे, पढ़ाई महंगी हो गई है, व्यवस्थाएं महंगी हो गई हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं, इन सभी छोटी चीज़ों, अपनी अदूरदर्शिता के कारण हम अपने धर्म का जो सिंहासन है उसके पाये को कमज़ोर कर देते हैं और ये सोचने लगते हैं कि संतति पैदा तो कर देंगे पर उसे खिलाएंगे क्या। ये बात होती है, सामान्य जन की बात है। लेकिन आप इससे जब ऊपर उठ करके सोचते हैं तो ये सोच के देखिए कि वो जगत का कल्याण करने वाला एक बेहतरीन पुरोधा आ सकता है, जिसको कि आप आने से रोक रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ के बात करते हैं। ये मीन लग्न और मीन लग्न, मीन लग्न और मीन लग्न, ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली हो जाएगी। सारे ग्रहों का बल एक तरफ, और आचार्य वराह मिहिर ने लिखा वर्गोत्तम ग्रह और वर्गोत्तम चंद्रमा और वर्गोत्तम लग्न बलवान ही होते हैं। मैंने कल परसों भी अपने कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में ये बात कही थी कि एक व्यक्ति जिसकी कुंडली में गुरु नीच के हैं और हर जगह नीच के हैं और धनु या मीन लग्न की कुंडली बनी है,
तो क्या गुरु उसके कमजोर हो जाएंगे? उन्होंने पूछा। मैंने कहा नहीं, आपकी कुंडली का सबसे बलवान ग्रह गुरु ही होगा, क्योंकि वर्गोत्तम ग्रह सर्वथा अतिरिक्त बलवान हो जाता है और उसको किसी अन्य बल की आवश्यकता नहीं होती। मतलब वो इतनी सामर्थ्य शक्ति उसमें रहती है कि वो आपको निरंतरता से आगे बढ़ाने की हैसियत रखता है। इसमें भी बहुत आवश्यकता वाली बात है कि ये मीन लग्न की कुंडली और मीन लग्न की जो कुंडली बनी है, ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली को मैंने आज तक कभी भी असफल होते नहीं देखा है। और ये बहुत ही प्रामाणिकता से इसको आचार्यगण भी अपनी पुष्टि करते हैं और बताते हैं। चंद्रमा वर्गोत्तम हो, लग्न वर्गोत्तम हो, जन्म कुंडली की योग कारक ग्रह केंद्र में हो और जन्म कुंडली के चारों घर केंद्र के भरे पड़े हों, तो ये बहुत ही अच्छी, उत्तम और सांस्कृतिक बात हो जाती है। ये भरा, ये भरा, ये भरा, सिर्फ एक भाव खाली है। इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली में इसकी सुरक्षा कर रहा है, इस भाव से ठीक पीछे बैठ करके। इस भाव के ठीक पीछे देखिए गुरु और बुध बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस भाव के अधिपति जो शनि हैं वो इसके सन्निकट बैठे हैं आगे, और इसके ठीक पीछे बुध बैठे हैं। ये इस बात का दर्शाना कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं कि ये व्यक्ति के व्यापार, दिनचर्या, दाम्पत्य, परिवार और निजी जीवन को बेहतर बनाने में उसका सहयोग यहाँ पे बुध कर रहे हैं, यहाँ पे गुरु और बुध कर रहे हैं, और यहाँ पे भी बुध कर रहे हैं। मतलब इस कुंडली के लिए बुध यहाँ भी बैठे, यहाँ भी बैठे और यहाँ भी बैठे, तो ये तो लग्न कुंडली वर्गोत्तम हो ही गई। साथ ही साथ इस कुंडली के सप्तमेश और चतुर्थेश बुध भी वर्गोत्तम हो जाने से इस कुंडली के एक पक्षीय सबसे बलवान ग्रह के रूप में बुध ही बन गए। मतलब आपकी कुंडली में सबसे बलवान ग्रह कौन बना? बुध बना, क्योंकि वो हर जगह अपनी स्थिति को मेंटेन कर रहा है और इसके कारण व्यक्ति में धर्म, आध्यात्म, चिंतन, दान, पुण्य, पूजा पाठ, ब्राह्मणों का घर में आवागमन और उसके घर पे निरंतर पूजा पाठ होता ही रहता है और वो धर्म का रक्षक होता है। बात करते हैं जन्म कुंडली में अभी जो दशा चल रही है उस पे और विभिन्न ग्रह कैसे अपनी महादशाओं में परिणाम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों का संबंध बड़ा मायने रखता है। तो चंद्रमा से द्वितीय घर में शुक्र व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति का बनाते हैं। चंद्रमा से दूसरे घर में मंगल व्यक्ति को संपत्ति इकट्ठा करने की मानसिकता देने वाले बनाते हैं। चंद्रमा से तीसरे घर में सूर्य व्यक्ति को धार्मिक और दूसरों के लिए उपयोगी साबित होने वाला बना देते हैं। चंद्रमा से चौथे घर के बुध व्यक्ति को माता और पिता से दूर रहने वाला बना देते हैं। चंद्रमा से पंचम स्थान में राहु भ्रम देने वाला बनाते हैं। चंद्रमा से सातवें के बाद आठवें घर के गुरु ये आपके व्यय का नियंत्रण, साथ ही साथ धर्म का रक्षण और आपको दानी और बढ़िया श्रेष्ठ कृत्य करने वाला, अच्छे पद पे जाने वाला, स्वाभिमानी और व्यवसायिक नेचर का बनाते हैं। इसी चंद्रमा से एकादशवें घर में केतु आपको धार्मिक बनाते हैं, जबकि चंद्रमा से एकादशवें घर में शनि आपके कार्य क्षेत्र में विलंब और कई बार आपको संतति से मतभेद देने वाला बना देते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं विभिन्न ग्रहों की। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। लग्न कुंडली में सूर्य 21 अंश 37 कला आश्लेषा नक्षत्र में कभी कभी भ्रम में ले जाना बुध के नक्षत्र के कारण। और दरअसल एक बात और भी हो जो समझने वाली होगी कि नवांश चक्र में ये सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं और दशमांशा चक्र में लग्नेश होकर के तुला राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से सूर्य अपनी दशा काल में थोड़ा इरिटेशन देंगे, मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, और ऐसा सूर्य की दशा में होगा। इसके साथ साथ सूर्य की दशा में व्यापार और दिनचर्या ठीक रहेगी, साथ ही साथ आत्मविश्वास भी ठीक ठाक काम करेगा। चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं और 8 अंश के बैठे हैं। जन्म कुंडली के पंचमेश होकर के उच्च के बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो पंचम भाव के स्वामी होकर के और लग्न में बैठ रहे हैं। सप्तम भाव के ठीक पीछे गुरु बुध सप्तम भाव का सुख दे रहे हैं। नवांश चक्र के आधार पर नवांश चक्र में जो चंद्रमा है वो 17 अंश के रेवती नक्षत्र में बैठ रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में वो 12वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं। इसका फल कथन शास्त्र कहता है, लग्न कुंडली और नवांश कुंडली के आधार पर चंद्रमा अपनी दशा काल में जातक को भाई बहनों का सुख, कम्युनिकेशन का सुख, संचार का सुख और इसके साथ साथ जीवन में कुछ काफी हद तक भ्रम भी देने का काम करेंगे और उस समय व्यक्ति का मन बुद्धि थोड़ा बहुत भ्रमित रहने वाला होगा या
कार्य क्षेत्र में कभी कभी परेशानी देखने को भी मिल सकती है, जहां लगातार काम करने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये चंद्रमा की दशा में होगा। मंगल की दशा की अगर बात करते हैं तो मंगल आर्द्रा नक्षत्र में 14 अंश 49 कला मिथुन राशि में बैठे हैं। ये मानसिक शांति को भंग करते हैं और व्यक्ति के दिमाग में कामोत्तेजक भावनाएं और उसकी प्रबलता देते हैं। साथ ही साथ कई बार व्यक्ति को घर में कलह का वातावरण और हार्मोनल डिसबैलेंस, शुगर और नेत्रों से संबंधित समस्या देने के साथ साथ कफ जनित बीमारियां और फेफड़े को परेशान करते हैं। नवमांश चक्र में वही मंगल कुंभ राशि के बैठ रहे हैं और दशमांशा चक्र में वो तुला राशि में बैठ रहे हैं। इस हिसाब से मंगल की दशा आपकी कुंडली के लिए ठीक ठाक जाएगी। उस दशा काल में आपको आपके माता और पिता का सुख मिलेगा, साथ ही साथ आप उनकी सेवा भी करेंगे और आपकी यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धर्म की सुरक्षा भी होगी और धर्म करने में मन भी लगेगा। तीर्थ यात्रा का दर्शन होगा या तीर्थ का दर्शन होगा। बात जब हम बुध की करेंगे तो बुध आपकी कुंडली में बैठे हैं 15 अंश के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। नवमांश चक्र में वो ग्रह बुध सिंह राशि में ही बैठ रहे हैं और बुध दशमांशा चक्र में मकर राशि में छठे भाव में बैठे हैं। इस वजह से बुध देव आपकी कुंडली के भाव से बलवान ग्रह के रूप में परिभाषित करेंगे खुद को और वर्गोत्तम होने के कारण इस कुंडली के लिए दाम्पत्य, परिवार, संतान, मानसिक सुख, सरकारी नौकरी, कृतज्ञता, क्रिएटिविटी और साथ ही साथ बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने का बल, ये सब बुध की दशा में मिलेगा। ब्राह्मणों की पूजा करना, दुश्मनों से डरना नहीं, दुश्मन के किले को भेद देना और कभी भी अपने शत्रु को पराजित करने की पूरी हैसियत रखना, मतलब जातक को ऐसा बना देते हैं। तो मेरे हिसाब से बुध का फल इस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा अच्छा बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही हंस योग का नाम यहाँ पे होगा, पर 15 हंस के बैठे हैं, काफी कुछ उनका परिणाम भाग्य भाव से भी मिलेगा। धनु राशि में बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। इस आधार पर वो आपको अनुभवी बनाएंगे नक्षत्र के कारण। नवमांसा चक्र में वो ग्रह लग्नेश होकर के छठे भाव में बैठा है मित्र की राशि में। जिस राशि में बैठे हैं उसका अधिपति शत्रु की राशि में बैठा है, राहु से दृष्ट है। दशमांशा चक्र में वो ग्रह पंचम भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में बैठे हैं शुभ ग्रह की राशि में। इस कारण से देवगुरु बृहस्पति की दशा आपके जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, साहस, बल, धैर्य, पराक्रम और उत्साह, ये सारी चीजें देने वाले बनेंगे और आपके काम से आपके मतभेद को दूर करेंगे। आपकी प्रॉस्पेरिटी, चाहे संतान हो, चाहे सुख हो, चाहे धन वैभव हो, इसके मामले में बहुत अच्छी रहेगी। इतना ही नहीं, इस कुंडली में बुध और गुरु की दशाएं बहुत ही ज्यादा उत्तम और अच्छी जाएंगी। वक्री होने के कारण उनका काफी हद तक परिणाम नवम भाव का भी मिलेगा, लेकिन फिर भी वो वहां पे संपूर्णतया आपके पक्ष में देंगे। नवम स्थान के अधिपति चतुर्थ स्थान में गुरु से दृष्ट हैं। इस वजह से व्यक्ति दान, पुण्य, पूजा पाठ, गाय की सेवा, एकादशी, पूर्णिमा आदि व्रत करने वाला, ब्राह्मणों की सेवा, उपासना करने वाला, ठाकुर जी की नित्य सेवा करने वाला, शिक्षकीय योगों से युक्त, अनुभवों से युक्त और न्याय प्रिय भी होता है। और एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली में 2025 के अक्टूबर से एक बहुत अच्छा समय फिर से आ रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपकी कुंडली में दिग्बली हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, इस वजह से कभी कभी दिमाग में घर्षण पैदा करते हैं। मिथुन राशि में मृगशीरा नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में शुक्र बैठे हैं उसका अधिपति मंगल यहीं बैठा है। और जरा ध्यान से देखें तो नवांश चक्र में वो ग्रह वृश्चिक राशि में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दशमांशा चक्र में वो दशम भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठ रहे हैं। लग्न के अधिपति तीसरे में, तीसरे के अधिपति लग्न में। ये परिवर्तन विलंब से ही सही पर आपको आपका उत्तर जरूर देगा और आप डरिए बिल्कुल मत, आगे बढ़िए, आगे दशा आपके पक्ष की आ रही है। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए शुक्र की दशा भी प्रतियोगिता थोड़ी बहुत भले दे रही है, पर आते आते आपको अपना काम मिल जाएगा और इसमें जरा भी संशय नहीं है। शुक्रदेव मृगशीरा नक्षत्र में नवांश कुंडली में ज्येष्ठा में बैठ रहे हैं, दशमांशा में सिंह राशि में बैठने के कारण वह आपके जीवन में कार्य जोड़ रहे हैं। दशम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं और जन्म कुंडली में पंचम का अधिपति दशम में बैठा है। सिंह लग्न की कुंडली के लिए सूर्य, गुरु और मंगल योग कारक होते हैं। सूर्य और मंगल का संबंध बन रहा है, सूर्य और मंगल एक साथ, तो थोड़ा बहुत व्यक्ति को अपनी एनर्जी को मेंटेन करना चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, अपने पराक्रम के प्रति विश्वास जागृत करना चाहिए, पिता के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, रविवार को नमक का सेवन बंद करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना चाहिए। मंगल और शुक्र, शनि की दृष्टि, गुरु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, तो दशम स्थान पे शनि, मंगल, राहु, केतु सबका प्रभाव हो गया।
राहु केतु का कैसे? क्योंकि इस भाव से चौथे राहु और 10वें केतु, तो ये जो संबंध बन रहा है ये दशम स्थान के प्रभावों को कई बार कमजोर कर रहा है। लेकिन दशम स्थान पे शनि का संबंध बन गया और गुरु बैठे हैं। अब यहाँ पे एक सिद्धांत बनेगा, मीन लग्न की कुंडली के लिए भाग्य और द्वितीय भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठ करके दशम स्थान को देख रहे हैं, तो यह अच्छी बात है। लेकिन दशम स्थान से शनि और गुरु का संबंध, अब ये गुरु मंगल और शनि का संबंध समझेंगे, ये बहुत ही ट्रिकी और छोटी बात होगी जो बहुत गंभीर है, बड़ा काम कर रही है। जन्म कुंडली के दशम स्थान से भाग्य और द्वितीय भाव के स्वामी जब मंगल देख रहे हैं, नीचा विलासी होकर के देख रहे हैं, उनके ठीक पीछे चंद्रमा बैठे हैं, ठीक आगे सूर्य बैठे हैं, उनके ठीक केंद्र में राहु बैठे हैं, तो व्यक्ति में उद्विग्नता रहती है, वो अपने कारोबार को जल्दी सेट करना चाहता है। जबकि शनि और गुरु का संबंध दशम स्थान से बन जाने के कारण व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में विलंब होता है, लेकिन देर से ही सही पर परिणाम बहुत ही आपके पक्ष का मिलेगा, बहुत ही टॉप क्लास का मिलेगा। मतलब भगवान इतनी बात पक्की है, मैंने इस पे सिद्धांत बताया था कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव से जब शनि और गुरु दोनों ग्रहों का संबंध बन जाता है तो उस भाव के फल को विलंब से लेके जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों ही ग्रह मंद तरीके से फल करते हैं। मंदगामी ग्रह होने के कारण इनका किसी भी एक भाव से जब फल चला जाए या संबंध चला जाए या दृष्टि चली जाए तो उस भाव को कमजोर कर देते हैं। कमजोर क्या करते हैं? देर से देते हैं, कहने का अर्थ है। तो ये मैंने आपको शुक्रदेव के बारे में बता दी। लेकिन शुक्र भी यहां देख रहे हैं, इसका अर्थ होगा, ये बात याद रखिएगा कि शुक्र यहां बैठे हैं तो इसका भी फल बढ़ा रहे हैं, यानी कि पंचम भाव का बल बढ़ेगा। और साथ ही साथ दशम स्थान पे देख रहे हैं, गुरु बैठे हैं, शनि और गुरु सबका संबंध है, आपकी कुंडली का दशम स्थान सबसे ज्यादा बलवान है। और इसका एक सिद्धांत अर्थ निकलेगा कि व्यक्ति जहां कहीं भी काम करेगा अच्छे पद और ऊंचे सिंहासन पे ही काम करेगा, अनुभवी होगा और उसके पास लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने आएंगे। लग्न में शनि बैठे हैं तो व्यक्ति की आयु अच्छी है और व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ता है। लग्न में शनि मीन राशि में बैठे हैं, सप्तम भाव में बली होते हैं, शुक्र दिग्बली हैं लेकिन मंगल दिशा के बल से कमजोर हैं, जबकि गुरु बहुत अच्छी स्थिति में बैठ रहे हैं। तो जन्म कुंडली के गुरु, शनि, शुक्र और मंगल जो केंद्र में बैठे हैं, ये एक तरफा कुंडली के बल को बलवान बना रहे हैं और कुंडली के बल को 80% तक आगे ले जाने वाले बन रहे हैं। जिस भाव में राहु बैठे हैं, इस भाव का अधिपति बुध जन्म कुंडली में योग कारक भी होता है, लेकिन सप्तम भाव के अधिपति होने के कारण बाधकेश भी होते हैं, बाधा कारक भी होते हैं। तो राहु की दशा व्यक्ति के जीवन में बाधाओं के साथ बीतेगी और उसी की दशा भी चल रही है और आप स्पष्ट तरीके से समझ गए कि क्या खेल चल रहा है। ये राहु के कारण ऐसा हो रहा है। उसके बाद तो शुक्र की बात मैंने बता दी। अब शनि की बात करते हैं। तो शनि 12वें और एकादशवें भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं। केतु के साथ बैठने के कारण व्यक्ति कभी भी सिद्धांतों से समझौता भी नहीं करना चाहता है, लेकिन अपने नियम का पालन करते हुए व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। तो 12वें भाव के अधिपति लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन में ऋण रहता है, लेकिन उसका व्यय कभी भी गलत जगह पे नहीं जाता है। अगर 12वें भाव के अधिपति के बारे में बात करें तो ये कई बार आपके जीवन में जिम्मेदारियां रहती जरूर हैं, लेकिन उसका व्यय गलत जगह पे नहीं जाएगा, व्यय रहेगा। अभी मैंने कल ही परसों 12वें भाव के अधिपति का सभी भावों में फल अपने मेन चैनल नकुल पाराशर ज्योतिषी लक्ष्य वाले पे बनाया है, आप जा करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो ये 12वें भाव के अधिपति हैं, लग्न में बैठे हैं। लग्न में शनि का बैठना उतना बलवान नहीं होता जितना सप्तम स्थान में होता है, लेकिन दशम स्थान का भाव बलवान होने के कारण इस कुंडली की पद, इस कुंडली की प्रतिष्ठा, इस कुंडली का जान पहचान और इस कुंडली की सामाजिक प्रतिष्ठा बड़ी ही उच्चतम लेवल पे जाकर के स्थापित होती है। और इसमें जरा भी संशय नहीं है कि व्यक्ति चरित्रवान भी है। हम अगर मंगल और शुक्र को कमजोर कर देते हैं या फिर इनको हावी नहीं होने देते हैं, अपने कामोत्तेजक भावनाएं, अपनी इंद्रियों पर हम अपना संयम बना करके रखते हैं, तो हमारी कुंडली सबसे ज्यादा अच्छी बन जाएगी। राहु और केतु को जब समझना चाहते हैं तो राहु का अंश 15 अंश का है। इसका अर्थ होगा कि राहु 100% इंटेंसिटी के साथ मजबूती से परिणाम कर रहे हैं। जिस राशि में बैठे इस राशि का अधिपति बाधा कारक होता है, इस वजह से राहु बाधाओं के साथ परिणाम देंगे। लेकिन इस कुंडली के केंद्र में जरा ध्यान से देखें तो ये द्विस्वभाविक कुंडली है। आसपास के लोग जो ज्योतिष को थोड़ा कम समझते हैं, कई बार वो ये बात दिमाग में बिठा लेते हैं कि दो भावों के स्वामी होने के कारण यहाँ गुरु और बुध केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होंगे, जबकि मैं ये क्लियर कर देता हूं, यहाँ न तो गुरु और न तो बुध, दोनों में से कोई भी ग्रह केंद्राधिपति दोष से पीड़ित नहीं होगा। और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सप्तम भाव को केंद्राधिपति दोष लगता है, किसी अन्य भाव में बैठेंगे तो दोष नहीं लगेगा। अगर यही गुरु या यही बुध अगर सप्तम भाव में बैठे होते तो ये केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होते, जबकि ये यहां बैठे हैं और ये यहां बैठे हैं, इस वजह से यहां गुरु और बुध केंद्राधिपति दोष से पीड़ित नहीं होंगे। दूसरा, चूंकि ये द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली है, इस वजह से सप्तम भाव बाधकेश हो जाता है और यहां बैठा ग्रह बाधा कारक ग्रह हो जाता है। तो यहां राहु बैठे हैं, इस वजह से राहु अपनी दशा काल में
जातक के जीवन में बाधाएं देंगे। अब वो दाम्पत्य को लेकर के हो, विवाह को लेकर के हो, संतान को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, किसी भी तरीके से हो सकती है। इस भाव पे मंगल की दृष्टि है और इस भाव के अधिपति छठे भाव में जा रहे हैं। इस भाव पे शनि राहु मंगल केतु का प्रभाव आ गया। इस भाव के अधिपति पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, गुरु देख रहे हैं। इस वजह से सप्तम भाव की सुरक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सप्तम भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव हो रहा है, इस वजह से हमें विवाह और व्यापार को बहुत सावधानी से और संतुलित होकर के चलाना होगा। अगर विवाह करना ही होगा तो इस कुंडली में मिथुन राशि मिथुन लग्न और वृष राशि वृष लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न और मेष राशि मेष लग्न की जातिकाओं से विवाह हो, उत्तर दिशा की तरफ विवाह हो। धन कमाने के लिए व्यक्ति को पूरब दिशा की तरफ जाना चाहिए। भवन भूमि वाहन के लिए पूरब दिशा के मकान में व्यक्ति का रहना बहुत उत्तम रहेगा। धन कमाने के लिए पूरब दिशा, धन कमाने के लिए पूरब दिशा और घर भी जो हो वो पूरब दिशा की तरफ का हो। इसके साथ साथ मित्रता वृश्चिक और कर्क वालों से हो, शत्रुता वृष कन्या और मकर वालों से न हो। ये इतनी सारी बात है। नवांश कुंडली में जो यहाँ शुक्र और केतु बैठे हैं वो ठीक हैं। यहाँ गुरु और बुध दाम्पत्य का सुख दे रहे हैं। यहाँ सूर्य बैठे हैं एकादशवें भाव में। इस वजह से व्यक्ति के कोई भी काम सूर्य की महादशा में रुकेंगे नहीं। अब मैं आपको इस कुंडली के मारक भावों के बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूं। तो मीन लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव के अधिपति और भाग्य भाव के स्वामी होकर के मंगल देव द्वितीय होने के कारण मारक होते हैं। चतुर्थ स्थान में बैठे हैं अष्टमेश के साथ। इस कारण से यहां मंगल और यहां शुक्र एक साथ बैठ करके माता को रोगी और माता को मार रहे हैं और साथ ही साथ आपके विमन बुद्धि चित्त को मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो सामान्यतया थोड़ी बहुत अच्छी बात बनी है कि कम से कम उन पे गुरु का प्रभाव है, लेकिन हमें मंगल और शुक्र की दशा में बहुत सावधान होने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ राहु भी मारकेश बन रहे हैं क्योंकि शनि से दृष्ट हैं और मंगल से दृष्ट हैं। तो जब सप्तम भाव में बैठा ग्रह या द्वितीय भाव अगर पापग्रह या अष्टम या 12वें भाव से संबंध बना लेता है तो वो मारक होने लगता है। इस कारण से मंगल राहु और मंगल शनि या शनि राहु ये दशा इस कुंडली के लिए मारक ग्रह की दशा कही जाएगी। इस कुंडली में गुरु अच्छे परिणाम करेंगे, बुध सर्वोत्तम है, सूर्य अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छे हैं, काफी हद तक शुक्र भी अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह बन रहे हैं। शुक्र साहचर्य के नियम के आधार पर अष्टमेश होकर के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। तो वो किस तरीके से मारेंगे? तो व्यक्ति के सांसारिक सुख को मारेंगे। जब जब व्यक्ति कुछ इकट्ठा करने चलेगा, जब जब जमीन खरीदने चले, कोई सांसारिक वस्तु खरीदने चले, तब उसको शुक्र के कारण कष्ट होगा। हालांकि वो देने वाले भी बन रहे हैं। इस कुंडली की सुरक्षा सूर्यदेव कर रहे हैं। लग्न में शनिदेव सामान्यतया देर से परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं और मैंने जैसे कहा था कि दशम स्थान से शनि और गुरु का संबंध देर से व्यक्ति के करियर को सफल बनाएगा, लेकिन अक्टूबर से इस साल के बहुत अच्छे योग की चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद और भी बात करते हैं। तो एक एक ग्रह की महादशा में एक एक ग्रह का अंतर। तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। अब आपको सिर्फ देखना होगा कि कौन सी महादशा में कौन सा अंतर चल रहा है। हम बात करते हैं फिलहाल राहु की। तो राहु की महादशा में जब कभी भी शनि का अंतर आए, इसी राहु की महादशा में जब कभी भी गुरु का अंतर आए तो हमें सावधान होना होगा। लेकिन अब गुरु आएंगे नहीं, गुरु बीत गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले महादशा में गुरुदेव आने वाले हैं, तो गुरु की महादशा में जब कभी भी राहु का अंतर आए या शनि का अंतर आए या चंद्रमा का अंतर आए तो ये कष्ट देने वाली दशा होगी। उसी गुरु की महादशा में जब राहु बता दिया, मंगल भी सामान्यतया अगर आते हैं तो कारोबार से संबंधित समस्या दे सकते हैं। उसके बाद शनि आएंगे, तो शनि की महादशा में जब कभी भी राहु का अंतर आए, मंगल का अंतर आए या बुध का अंतर आए या काफी हद तक कभी कभी सूर्य का अंतर आए, तो शनि की महादशा में इन ग्रहों का अंतर कमजोर पक्ष परिणाम देगा। सभी ग्रह की महादशा में सभी ग्रह का अंतर अगर जानते हैं तो कौन सी महादशा में कौन सा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में बता दूं तो याद रखें, आपकी कुंडली में राहु की महादशा, राहु की प्रत्यंतर, राहु का सूक्ष्मांतर, राहु की प्राणांतर और साथ ही साथ उसमें अब जब कभी भी घर्षण होता रहे शनि का या मंगल का तो कष्ट देने वाला होगा ही होगा। दैनिक तौर पे और जीवन पर्यंत इस कुंडली के लिए अगर कोई रत्न बनेगा तो वो गुरु का रत्न बनेगा और बुध का रत्न बनेगा। आप ये दोनों में से कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं, कोई भी एक रत्न धारण कर सकते हैं। गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और अपने भवन में, जिस भवन में आप निवास कर रहे हैं, उस भवन की सफाई का ध्यान आपको खुद से रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो गौशाला में जाकर के कभी कभी अपने जन्मदिन पे
अगस्त महीने में जो आता है उसमें आपको तुला दान कर देना चाहिए, अपने वजन के बराबर अनाज या कुछ भी दान कर देना चाहिए। ये कुंडली अच्छी है। अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व ठीक है, धन भी आप इकट्ठा करेंगे, नौकरी अभी तत्काल आपको अक्टूबर से मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु कारोबार की सुरक्षा कर रहे हैं, लॉ का क्षेत्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बना हुआ है, शिक्षकीय योग आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है। इसके साथ आपकी कुंडली में जो देखें खाने पीने से संबंधित काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बना हुआ है, बच्चों के कपड़े बच्चों के खिलौने भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बने हुए हैं। इतनी सारी चीजें बनी हैं। आपकी कुंडली में पराक्रम भी बहुत अच्छा बन रहा है, इकट्ठा करने में आपको दिक्कत हो रहा है, आप स्वयं भी इकट्ठा नहीं, अपने आप के पास आइए, अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा बहुत एकांत में रहें और अपने आप को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ग्रंथों के नज़दीक जाइए। उसके साथ साथ आपको यश मान पद प्रतिष्ठा थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन फिर भी जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। नौकरी और व्यापार में आपकी कुंडली में नौकरी का योग ज़्यादा अच्छा है, व्यापार का योग सामान्यतया ठीक ठाक है। इसके साथ साथ आपका रिसर्च अच्छा है, आयु अच्छी है। आपकी कुंडली में जो सूर्य और चंद्रमा है उसमें चंद्रमा का बल ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और दृष्टिकाण चक्र के आधार पर अगर मैं जो बात देख रहा हूं उसके आधार पर आपकी आत्मा पितरलोक से आई है और वापस गुरु का प्रभाव है तो देवलोक में जाती हुई नजर आ रही है। लग्न में ही शनि केतु हैं, कई बार तो मोक्ष भी मिल जाता है, पर उसके लिए सत्कर्म की आवश्यकता है। भाग्य के वृद्धि के लिए हमें बजरंग बली की पूजा करनी है। इसके साथ साथ हमें अपनी सामाजिक छवि को खराब ना हो और ना करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो गरीबों की मदद करें, और आपकी कुंडली में आप जितना चाहते हैं उतना आपको मिल जाएगा। आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति शनिदेव कराते नजर आ रहे हैं, देर से ही सही पर परिणाम दे देंगे। दिन के हिसाब से इस कुंडली के लिए गुरुवार और सोमवार का दिन अच्छा है। रंग इस कुंडली के लिए गेरुआ, हरा और सफेद अच्छा है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। नक्षत्र के आधार पर कृतिका नक्षत्र में दान करना चाहिए, उत्तरा भाद्रपद, मृगशीरा, हस्त और श्रवण के साथ रोहिणी, ये सब नक्षत्र आपके किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। लग्न में जो शुक्र बैठे हैं ये सबसे अच्छी बात हो रही है दशमांशा चक्र के लिए और गुरु के लिए। गुरु यहां पे बैठे हैं पंचमेश होकर के, आप निश्चिंत रहें, आपको आपके यश और प्रतिष्ठा के लिए जाना जाएगा आपके कारोबार से। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।